नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात चीन को लेकर करेंगे, क्योंकि एक तरफ चीन जहां शांति की बात करता है, वहीं चीन लद्दाख में एक नई साजिश रचने में जुट चुका है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से ऐतराज भी जताया गया है, क्योंकि चीन अक्साई चीन के पास, होटान के पास दो काउंटी बना रहा है और इसमें से कुछ जो हिस्सा है वो भारत के हिस्से में आ रहा है। और भारत ने कह दिया है कि जो वो काउंटी बना रहा है, जिस लद्दाख के अंदर वो काउंटी बन रही है, वो भारत का हिस्सा है और भारत ने इस पर ऐतराज भी जताया। इसको लेकर आगे डिफेंस एक्सपर्ट से डिटेल में हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ शांति की बात और दूसरी तरफ पूर्वी लद्दाख में दो काउंटी का निर्माण, आखिरकार चीन के दिल और दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। साथ ही में बात हूती और चीन की डील को लेकर होगी। आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 साल से लाल सागर से भारत का जहाज निकले, अमेरिका का जहाज हो, ब्रिटेन का हो, इजराइल का हो, सबके ऊपर हमला होता है। लेकिन चाइना के जहाज के ऊपर, समुद्री जहाज के ऊपर हूती कभी हमला नहीं करता। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, वो जब हम आपको बताएंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा। और क्या भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान में एक्टिव है, और पाकिस्तान को रॉ का इतना खौफ क्यों सताने लगा है, इसके बारे में डिटेल से बात होगी। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। एलएसी पर बातचीत के बीच चीन की बड़ी साजिश। लद्दाख में चीन बनाने जा रहा दो नए काउंटी। लद्दाख में अवैध कब्जा स्वीकार नहीं, जायसवाल। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने पर भी भारत ने चिंता जताई। एलएसी पर बातचीत के बीच चीन की बड़ी साजिश। लद्दाख में चीन बनाने जा रहा दो नए काउंटी। लद्दाख में अवैध कब्जा स्वीकार नहीं है, जायसवाल बोले। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बनाने की भी तैयारी कर रहा है चीन। एलएसी पर बातचीत के बीच चीन की बड़ी साजिश। लद्दाख में चीन बनाने जा रहा दो नए काउंटी। लद्दाख में अवैध कब्जा स्वीकार नहीं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल बोले। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एलएसी पर बातचीत के बीच चीन की नई साजिश। लद्दाख में चीन बनाने जा रहा दो नए काउंटी। लद्दाख में अवैध कब्जा स्वीकार नहीं है, विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है। लेकिन एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए जल्दी से, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। एलएसी पर ड्रैगन की साजिश। लद्दाख में चीन का अवैध कब्जा। भारत की जमीन पर दो नए काउंटी बनाने की तैयारी। होटान के पास दो काउंटी बना रहा है चीन। विदेश मंत्रालय ने जताया ऐतराज। अक्साई चीन पर चीन का कब्जा कई सालों से कब्जा है। 38,000 वर्ग किलोमीटर पर चीन कब्जा कर बैठा है। ये भारत की जमीन है और भारत ने साफ कह दिया है कि इस प्रकार की दादागिरी लद्दाख में नहीं चलेगी। तो क्या कुछ एलएसी पर ड्रैगन की साजिश है, वो बता रहे हैं आपको। ब्रह्मपुत्र नदी पर भी चीन बांध बना रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है चीन। भारत का पानी ना रोके चीन, यह भी भारत ने सीधे तौर पर संदेश बीजिंग को दे दिया है। नेक्स्ट ग्राफिक्स। तो भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपको बता दें एक बार, उसके बाद फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमने चीन के होटान प्रांत में दो नए काउंटी बनाने से संबंधित घोषणा देखी है। इन तथाकथित काउंटी के अधिकार क्षेत्र में कुछ हिस्से भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आते हैं। हमने इस क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र पर अवैध चीनी कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है। हमने कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से चीनी पक्ष के समक्ष गंभीर विरोध दर्ज कराया है। चलिए इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ
दो खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल JS सोडी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू सर समय देने के लिए। हमारे साथ मौसमी सचदेव विदेश मामलों की जानकार भी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। शुक्रिया मैम। कर्नल जे सोडी सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ मैं करना चाहूंगा। कर्नल सोडी सर, एक तरफ LAC को लेकर बातचीत चल रही है, NSA डोभाल चीन जाते हैं और अमेरिका के चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ उनकी मुलाकात होती है। उसके बाद कई बातचीत होती है कि LAC पर अब शांति कायम होगी, लेकिन उस बीच 15 से 20 दिन के अंदर यह खबर आ जाना कि होटान के पास चीन 2 नई काउंटी बना रहा है और उसमें कुछ वो जमीन भी जारी है जो भारत के हिस्से की है। किस प्रकार से एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ इस साजिश को आप देख रहे हैं सर? राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं, विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। जो भी भारत में लोग या दुनिया में वो लोग जो कह रहे हैं कि चीन ये सारी सैनिक तैयारी कर रहा है शांति के लिए, उन्हें अभी भी समझ जाना चाहिए, अन्यथा जैसे अंग्रेजी में कहावत है टू सी द राइटिंग ऑन द वॉल, अगर वो अब भी चीन के मंसूबों को नहीं समझ पाए, आने वाले समय में भारत के लिए और दुनिया के लिए ये बहुत घातक साबित होगा। राजेश जी, पिछले साल 28 अक्टूबर को अमेरिकी सेना के एडमिरल सैमुअल पपारो ने, जो कि उनके इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर हैं, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अगर कोई देश सबसे ज्यादा सैनिक तैयारी कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ चीन है। पिछले साल ही 18 दिसंबर को जब हमारे NSA अजीत डोभाल चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बीजिंग में मिले, और उसके अगले दिन ही 19 दिसंबर को अमेरिका की रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा कि चीन का सैनिक जो डेवलपमेंट है या जो उसकी सैनिक शक्ति है वो लगातार LAC पे बढ़ती जा रही है। और जैसे मैंने शुरू में कहा, ये सारे जो बिंदु हैं ये साफ एक चीज दिखाते हैं कि चीन जो भी ये तैयारी कर रहा है एक सैनिक लक्ष्य से कर रहा है, और अगर आप अभी भी ना समझ पाए तो वाकई में हमारे लिए बहुत दिक्कत होगी। और जहां तक 2 काउंटीज बनाने की बात है या बड़ा बांध बनाने की बात है, एक बार फिर इन चीजों ने दिखा दिया है, आप चीन के साथ जितनी बातचीत कर लीजिए उसका कोई असर नहीं होगा। सिर्फ चीन समय ले रहा है। समय इसलिए वो ले रहा है क्योंकि उसका पहला सैनिक लक्ष्य है ताइवान पे हमला करना, जो 2 साल बाद 2027 में होना है। भारत का नंबर उसके लिस्ट में नंबर 3 पर है और 2035 में चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेंगे। हमारे पास आज से ठीक 1 दशक है। अगर हम अब भी चीन के मंसूबों को नहीं समझ पाए तो शायद हम अपने आप को कभी माफ ना कर पाएंगे 1 दशक के बाद। जी, मैं लौटूंगा मौसमी सचदेव में, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए जाना है। ब्रेक के बाद सीधा मैं आपके पास आऊंगा, डिटेल से इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार चीन के दिल और लगातार जारी है। सीधा एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। मौसमी सचदेव मैम हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। मौसमी मैम, जो चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई ब्रिक्स समिट के दौरान, उसके बाद हमने देखा कि NSA डोभाल जो हैं वो भी चीन के दौरे पर गए, वांग यी के साथ मुलाकात हुई, कई अच्छी बातें आई, चीन के विदेश मंत्रालय ने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन ग्राउंड पे एक्शन कुछ और हो रहा है, बातचीत कुछ और हो रही है, ग्राउंड पर एक्शन कुछ और हो रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, हम पहले भी ये चीज जब बातें चल रही थी, ये टाइज जो डिप्लोमेटिक टाइज है, नेगोशिएशंस कितने सारे चाइना के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए ये सब चल रही है, लेकिन ये डाउट हमें चाइना पे भरोसा हम कभी नहीं कर सकते, तब भी ये बातें चल रही है, अभी ये फुल प्रूव्ड है। आप देखिए, चाइना का ये जो हमेशा से एक पॉलिसी रही है वर्ल्ड पावर बनने के लिए और अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए, एक्सपेंशनिज्म का जो उनका ये पॉलिसी है, ये कभी बंद नहीं हो सकता है। अब देखिए, ये 2 काउंटीज की बात ही देखिए, ये 1950 के टाइम से ही, जो आप अगर देखोगे, अक्सर चीन के बात कह रही हूँ, तब से इलीगली इन लोगों ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तब से इंडिया ने कभी भी, भारत ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, उनके जो इलीगल ऑक्यूपेशन थे। बट अभी अचानक से जब
सारे इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक टाइज चल रही है, बातें चल रही है, बहुत सारी नेगोशिएशंस चल रही है, अचानक से ये स्टेप क्या है? जैसे सर ने सही बोला है कि ये दे वर एक्चुअली टेकिंग टाइम और ये अपने ट्रू कलर्स दिखा रहे हैं। उनका मेन एम ही है कैसे सबको कंट्रोल करे, कैसे स्ट्रैटेजीज बनाए और वर्ल्ड पावर होने के लिए और अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए एक तरीका है। सो it's a serious concern and India should be alarmed by this actually. अभी आप डैम का भी आप देखिए, ये एक एक्चुअली एक स्ट्रैटेजी है। इनको अभी डैम की जो इनका जो प्रोजेक्शन है कि हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये पावर जनरेशन, ये पॉलिसी, ये सब झूठ है। यहाँ इनका क्या है? उनका है टू कंट्रोल। अब क्या है, आप देखिए उनको अभी परमिशन मिल गया डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब डैम जब कंस्ट्रक्ट करेंगे तो दे विल बी एबल टू कंट्रोल द रिवर। आप देखिए ये सारा एक्चुअली ऑल द डॉट्स इफ यू कनेक्ट, इट्स नॉट अबाउट ओनली द काउंटीज। आप देखिए अभी दे हैव डिक्लेयर 2 काउंटीज, सडनली डैम का वो परमिशन मिल गया। नाउ दे हैव डिक्लेयर 25 दिसंबर को डिक्लेयर किया दे विल कंस्ट्रक्ट अ ह्यूज डैम। तो ये सारे इफ यू सब रिलेटेड है, दे आर मेकिंग गुड स्ट्रेटजीज। अब इस डैम का ही आप देख लीजिए, दे विल कंस्ट्रक्ट दिस डैम, तो ब्रह्मपुत्र रिवर पूरा वो कंट्रोल कर पाएंगे। एंड इस ब्रह्मपुत्र रिवर को वी आर, इंडिया है, बांग्लादेश है और चाइना है, हम तीनों देश इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका कंट्रोल, इसका पावर किस पे आ जाएगा? चाइना के ऊपर। चाइना कैन कंट्रोल। और डैम का क्या? चाइना विल बी एबल टू रेगुलेट। वो जब चाहे पानी छोड़ सकते हैं, जब चाहे पानी वो रोक सकते हैं। सो ये एक सारा स्ट्रैटेजीज है। आपने पहले भी, हमने, ये नई बात नहीं है, पहले भी उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया देखिए 11 डैम्स बनाए हैं और 2020 अगर आप रिकॉल करोगे तो कई क्लियर किया है। मेकोंग रिवर को उन्होंने पूरा डिवास्टेट कर दिया है। सो ये आज की बात नहीं है, ये पुराने रिकॉर्ड से सर ने कहा है, इनके हिस्ट्री में है। वी शुड नो कि अभी ये जो पॉलिसीज है, डैम कंस्ट्रक्ट करना, पावर जनरेशन, दीज आर ऑल एक फेक वो है दिखाने के लिए। एक्चुअली दे वांट टू कंट्रोल ऑल इट्स नेबरिंग कंट्रीज एंड ये बहुत ही सोची समझी एक स्ट्रैटेजी है जी। और एक चीज और बड़ी अहम कर्नल सोडी सर ने भी कही कि टाइम गेन कर रहा है, वो चाह रहा है कि उसको टाइम मिले। वो ताइवान के लिए प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए भी वो अंदर खाने तैयारियों में जुटा हुआ है। मैं लौटता हूं आप दोनों के पास, क्योंकि एक और बड़ी खबर है जो चीन से जुड़ी हुई है, जिस पर डिटेल से बातचीत करेंगे। हुती और चीन के बीच समझौते को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इजराइल की मीडिया ने यह अहम खुलासा किया है। हुती को मिल रहे हैं चीनी हथियार, इजराइल का दावा। हथियारों के बदले चीनी शिप को सिक्योरिटी दी जा रही है। चीन हुती के बीच समझौते में बड़ा खुलासा। इजराइल की मीडिया ने किया अहम खुलासा। हुती को मिल रहे हैं चीनी हथियार, इजराइल हथियारों के बदले चीनी शिप को सिक्योरिटी। चीन हुती के बीच समझौते में बड़ा खुलासा। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले करिए, उसके बाद सीधा कर्नल सोडी सर के पास चलेंगे। चीन हुती की डील, इजराइल की मीडिया का खुलासा। हुती के साथ चीन ने की है डील, हथियारों के बदले मांगी सिक्योरिटी। लाल सागर में सेफ हैं चीनी जहाज। अमेरिका इजराइल के जहाज निशाना, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों की सप्लाई। चीन का दौरा कर चुके हैं हुती नेता। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हथियारों के बदले सिक्योरिटी मांगी जा रही है, बल्कि हालात ऐसे हैं कि कई हुती लीडर्स ने चीन का दौरा भी किया है 2024 के दौरान, 2023 और 24 में। चलिए हम सीधा अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल जे सोडी सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कर्नल सोडी सर, अक्सर हम देखा करते थे, मैं खुद देखता था कि भाई इजराइल का जहाज आ रहा है, उसके ऊपर हमला हो रहा है। हिंदुस्तान का कोई शिप है, वो आ रहा है, उसके ऊपर अटैक हो रहा है हुती का। अमेरिका का, ब्रिटेन का किसी का शिप है, उसके ऊपर अटैक हो रहा है। लेकिन कभी यह नहीं सुना कि चीन के शिप के ऊपर हुती ने अटैक किया लाल सागर में। तो अब पता चल रहा है कि यहां तो एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो वाला हिसाब चल रहा है। कैसे आप इसे देखते हैं सर?
राजेश जी, इसमें कोई तवज्जुह नहीं है या कोई ये सरप्राइज नहीं है कि चीन ऐसे हथकंडे अपना रहा था हूती के साथ अच्छे रिश्ते रखने के लिए, ताकि उसके मर्चेंट नेवी के जहाजों पे हमला ना हो। लेकिन अब जो चीन करेगा, चाहे हूती के साथ करे चाहे किसी भी फिलिस्तीनी ग्रुप के साथ करे, वो चीन के लिए कुछ ज्यादा फायदेमंद होगा नहीं, क्योंकि पिछले साल 8 दिसंबर को सब कुछ बदल गया मिडल ईस्ट में। 7 दिसंबर रात तक लग रहा था कि अमेरिका और इजराइल का मिडल ईस्ट में दबदबा बहुत कमजोर हो चुका है और चीन और रूस काफी हावी हो रखे हैं मिडल ईस्ट पे। लेकिन 8 दिसंबर सुबह जब असद को भागना पड़ा सीरिया छोड़ के, तब सारी परिस्थितियां बदल गई और अब मिडल ईस्ट पे दोबारा अमेरिका और इजराइल का दबदबा आ चुका है। और अब आने वाले समय में चीन को वो सहूलतें नहीं मिलेंगी जो ईरान के प्रॉक्सी मिलिशिया से मिलती थी, क्योंकि अब इजराइल इन सारे मिलिशिया पे बहुत हावी हो रखा है। हमने देखा किस तरह से इजराइल ने सीरिया में बढ़त हासिल की। आज की तारीख को सीरिया से 20 किलोमीटर दूर है। किस तरह से इजराइल लगातार हूती के कई ठिकानों में यमन पे हमला कर रहा है लगातार। ये सारी चीजें साफ दर्शाती हैं कि चीन और रूस का अब दबदबा मिडल ईस्ट में बहुत कमजोर हो चुका है। और पैसा देना ये तो एक बहुत पुरानी परंपरा है। जब भी कोई देश देखता है कि मेरे लिए दिक्कत हो रही है एक मिलिशिया को, कई देश, चीनी नहीं कई देशों ने इतिहास में भी पैसे दिए हैं ताकि उनकी मर्चेंट नेवी की शिप्स का पैसेज आराम से हो, उन पे हमला ना हो, क्योंकि व्यापार सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी देश को सस्टेन करने के लिए। लेकिन लीगल तरीके से, अंतरराष्ट्रीय कानून के नजरिए से ये सब गलत है। चीन को ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जहां बाकी देशों के जहाज टारगेट हो रहे थे, चीन का नहीं हो रहा था। कुछ तो गड़बड़ शुरू से ही लग रही थी और अब जैसे इजरायली मीडिया ने इसका खुलासा किया है, मैं पूरी तरह से सहमत हूं इजरायली मीडिया से कि ये जरूर हुआ होगा और तभी चीन के एक भी मर्चेंट नेवी के जहाज को, 1 साल से ऊपर हो चुका है हमास इजराइल युद्ध को, एक भी चीन के जहाज को टारगेट नहीं किया गया आज। जी मौसमी सत्यवा में मैं आपके पास आ रहा हूं। एक पॉइंट समझाइएगा, अमेरिका भी तो यही करता है। चीन अगर आज ये कर रहा है तो इसमें क्या गलत है? अमेरिका के ही रास्ते पे चीन चल रहा है। सीधा कह रहा है कि आप हमसे हथियार ले लीजिए, बदले में आप हम पर, हमारे जहाजों पर अटैक मत करिए। इसी पॉलिसी का पालन कभी अमेरिका करता था, चीन कर रहा है। अब देखिए, अमेरिका ने तो चाइना को भी एक इनविटेशन अमेरिका चाहते थे चाइना उनके साथ जुड़ के इसके अगेंस्ट, हुतीज के अगेंस्ट लड़े, बट चाइना ने मना कर दिया, है ना। तो अमेरिका अपने गेम प्लान में चल रहा है, चाइना अपने गेम प्लान में चल रहा है। चाइना को तो हम कभी ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। और चाइना का जो ये स्ट्रैटेजी है, वेपन्स देना, पैसा देना, इट इज फुल प्रूफ, क्योंकि उनको ग्लोबल कैओस चाहिए और वो इंस्टेबिलिटी एक एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, सो दैट वो सेफली निकल जाए और वो कंट्रोल, दे आर प्लेइंग वेरी सेफ। तो उनका आप देखिए 2023-24 में हुटी लीडर्स का चाइना में जाने का क्या वो है। सो ये इट इज नथिंग न्यू, ये पहले से ही प्लान चल रहा है एंड चाइना इज प्लेइंग स्ट्रैटेजिकली। अमेरिका भी करता है एंड इट इज नॉट, अमेरिका को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन सबसे अगर हम बोले कि बिट्रेयल का जो वो है, तो चाइना को आप कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते। चाइना चाहते हैं ये ग्लोबल इंस्टेबिलिटी, चाइना का मकसद ही है इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना, क्योस करना, उसके बाद उसका फायदा उठाना। सो इट इज समथिंग वेरी सीवियर, कंसर्निंग तो है ही, बट अभी जितना भी वो कर ले, आई थिंक दे हैव शोन देयर कलर्स टू द वर्ल्ड, बट उनके स्ट्रैटेजीज जो है दे विल नेवर स्टॉप। सब वेकेशन में जाएंगे लेकिन चाइना वेकेशन में कभी नहीं जाएंगे, वो अपना स्ट्रैटेजीज बनाते ही रहेंगे। चलिए, मुझे भी एक छोटे से ब्रेक ले जाना, ब्रेक के बाद फिर लौटूंगा, इस मुद्दे पर और डिटेल से बातचीत करेंगे, क्योंकि बात ईरान को लेकर भी समझने की कोशिश करेंगे, हुती को लेकर भी बात हम करेंगे कि क्या। स्वागत है, बड़े अहम मुद्दे पे चर्चा हमारी लगातार जारी है, क्योंकि चीन और हुती के बीच एक डील हुई और जिसके तहत चीन हुती को हथियार दे रहा है और बदले में जो हुती है वो चीन के शिप को टारगेट नहीं करता है। लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूं कर्नल जय सोडी सर, मैं और डिटेल से इस खबर को समझना चाहता हूं। आपने थोड़ा सा ईरान को, यमन को टच किया और हमने हाल ही में देखा कि इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से यमन पर कई स्ट्राइक की गई हैं। क्या हम
हमास, हिजबुल्लाह के बाद हुती का नंबर देख रहे हैं, और क्या अब इसके बाद ईरान पर एक शिकंजा कसा जा सकता है? सर राजेश जी, बिल्कुल। देखिए, इजराइल ने हमास को मोरलेस पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। लड़ाई अब अंतिम चरणों में है। हिजबुल्लाह के साथ उसका सीज फायर हो चुका है। सीरिया उसके अब पूरे कब्जे में है। जॉर्डन तो वैसे ही अमेरिका इजराइल के साथ था शुरू से। अब बचा है यमन, और यमन में भी जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब एक फुल फ्लेजेड एस्केलेशन होगा इजराइल और यमन के बीच, और यमन को ज्यादा कर नहीं पाएगा। इस वक्त ईरान की भी ताकत बहुत कम हो रखी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया पहले कि 8 दिसंबर के बाद जो सीरिया में हुआ, उसने मिडिल ईस्ट का पूरा कंप्लेक्शन और डायमेंशन बदल दिया। अब ईरान के लिए भी चुनौती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए अगर कोई कट्टर दुश्मन है तो वो दो देश हैं, चीन और ईरान। और डोनाल्ड ट्रंप को शपथ लेने में अब महज 16 दिन बचे हैं। तो 20 जनवरी के बाद पूरी दुनिया की डायनेमिक्स बदल जाएगी। और हमने देखा पहले कार्यकाल में भी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आड़े हाथ दिया था। उन्होंने अमेरिका के साथ हुई न्यूक्लियर डील को कॉल ऑफ कर दिया था। और अभी भी जो आंकलन लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने के बाद ईरान पे बहुत कड़े प्रतिबंध लगाएंगे, जैसे पहले लगाए थे। और जैसे नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की लगातार बातचीत हो रही है फोन पे, उसे यह भी आंकलन लगाया जा रहा है कि अब इजराइल और अमेरिका 20 जनवरी के बाद ईरान पे बहुत बड़ा एक हमला करेंगे, और ईरान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जवाब देना, क्योंकि उनकी जो प्रॉक्सी मिलिशिया है, उनकी तो ताकत बहुत कम हो रखी है। जो ताकत पहले शुरू में थी 7 अक्टूबर 2023 से थी, लेकिन अब 8 दिसंबर 2024 के बाद सब कुछ बदल गया है। तो ये ईरान के लिए भी अच्छे दिन नहीं है, यमन के हुतियों के लिए भी अच्छे दिन नहीं है, लेकिन मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं पिछले साल 8 दिसंबर से। जी, मौसमी सजदे मैम आपके पास आऊंगा। क्या वाकई में एक रजीम चेंज के बारे में अब नेतन्याहू या डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे होंगे? क्योंकि जिस प्रकार से सीरिया से बशर भाग गए, हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप खत्म कर दी गई, हमास को खत्म कर दिया गया, हुती को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब ईरान की तरफ पहुंचते हुए इजराइल भी और अमेरिका भी दिखाई पड़ रहे हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मैम? नहीं, बिल्कुल नो, ईरान शुड रियलाइज, अगर अभी भी वो हुथीज को सपोर्ट करके अभी भी वो वॉर मोड में है, अभी दे शुड रियलाइज, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते ही चेयर का रोल वो संभालते ही कंप्लीटली पूरा रिजाइम चेंज होगा, और इजराइल और अमेरिका के अच्छे रिश्ते हैं। सो अभी डेफिनेटली इट एवरीथिंग द एंटायर रिजाइम विल चेंज, और ईरान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो उनको अभी मतलब जो भी वो कदम उठाएंगे सोच समझ के उठाना है कि वो अपना बर्बादी चाहते हैं या दे वांट टू एस्केलेट द वॉर एस्केलेट होगा तो डेफिनेटली अमेरिका और इजराइल के आगे आई डोंट थिंक ईरान विल एमर्ज पावरफुल। सो ईरान नाउ हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल, और डोनाल्ड ट्रंप चेयर और अपना पावर जैसे रोल संभालेंगे, कंप्लीटली एक चेंज हमें दिखेगा, और बहुत सारे जो हमारे रोल्स है सब कुछ हमें एक चेंज पिक्चर दिखने के लिए मिलेगा। लेट्स सी डोनाल्ड ट्रंप कब जब से रोल देखते हैं वो संभालने के बाद किस तरीके से वो प्रोग्रेस करते हैं, क्योंकि हमें पता है डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के साथ लेकिन नेतन्याहू के साथ बातचीत चल रही है, एंड डोनाल्ड ट्रंप इज सच अ पर्सन जो वो मतलब बोलते हैं वो कर देते हैं। तो डेफिनेटली नाउ ईरान शुड बी वेरी वेरी केयरफुल इन एवरी स्टेप, जो भी वो लेंगे सोच समझ के लेना बहुत जरूरी है। जी चलिए, मैं लौटता हूं आपके दोनों के पास। कैसे साइलेंट हो गए? ठीक है मैम, एक बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आता हूं। एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। रॉ के नाम से कांप रहा पाकिस्तान। पाक विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता का बड़ा बयान। भारत घर में घुसकर मार रहा है, जाहिरा बलोच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। भारत की रॉ के नाम से कांप रहा है पाकिस्तान। रॉ के नाम से कांप रहा पाकिस्तान। पाक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान। भारत घर में घुसकर मार रहा, जाहिरा बलोच। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईएसआई पर भारी पड़ रही है रॉ। पाक विदेश मंत्रालय का दावा, वॉशिंगटन पोस्ट का हवाला दिया। प्रवक्ता जहरा बलोच का बयान।
भारत घर में घुसकर मार रहा, रॉ टारगेट किलिंग कर रहा, 20 आतंकियों को मार गिराया, ये दावा किया जा रहा है। इसको समझने की हम कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में रॉ इतनी ज्यादा एक्टिव है। वॉशिंगटन पोस्ट का खबर का हवाला देकर पाकिस्तान के जो आरोप हैं इनमें कितना दम है। कर्नल सोडी सर, अमेरिका की तरफ से अखबार के जरिए एक आरोप लगाया जाता है और पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय जो है वो उसको सच मानकर भारत के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देता है। कितना दम है सर इन आरोपों में? राजेश जी, भारत सरकार ने कई बार कहा है कि ना हमारी नियत है ना हमारी नीति है कोई भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करने में, चाहे भारत में हो चाहे विदेश में हो। और भारत सरकार ने कभी ना ऐसी कार्रवाइयां की हैं ना कभी करेगी। लेकिन कुछ ऐसे भारतीय हैं जो कि देश प्रेमी हैं, राष्ट्रवाद हैं, जो देख रहे हैं कितने दशकों से पाकिस्तान के समर्थन वाले आतंकवादियों ने हमारे कई सैनिक मारे, हमारे कई आम नागरिक मारे हैं। तो ये जो इंडिविजुअल लोग हैं जिनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है लेकिन उनको भारत से बहुत प्रेम है, ये बदला ले रहे हैं पाकिस्तान से। और मैं ऐसे लोगों का समर्थन करता हूं, क्योंकि जब पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय कानून का कभी पालन नहीं किया, भारत में आतंकवादियों को रोका नहीं, तो हम भी क्यों इन लोगों को रोकें जो अपना देश प्रेम दिखा रहे हैं। ताली हमेशा राजेश जी 2 हाथों से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। 75 साल से ज्यादा भारत पाकिस्तान की इन कार्रवाइयों को देखता रहा, बातचीत के लिए बोलता रहा, लेकिन अब ये जो भारत के लोग हैं, जो कुछ लोग हैं जो बिल्कुल राष्ट्रवादी हैं, जो बिल्कुल देश प्रेमी हैं, अब इन्होंने ये कार्रवाई शुरू कर दी है। तो पाकिस्तान का कांपना, पाकिस्तान का डरना तो बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि अब पाकिस्तान एक नया भारत देख रहा है। आज तक पाकिस्तान अपने आतंकवादियों के जरिए भारत की जमीन पे आतंकवादी गतिविधियां कर रहा था। आज पाकिस्तान देख रहा है कि वही आतंकवादियों को कुछ ऐसे लोग चुन चुन के गिन गिन के मारे जो पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अभी भी वक्त है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान अगर अपनी कार्रवाइयां ठीक कर ले तो वो एक अच्छा देश बन सकता है। लेकिन जैसे मैंने पाकिस्तान का अध्ययन किया है, पाकिस्तान में कोई तब्दील आना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उस देश का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उस देश की बुनियाद ही बिल्कुल गलत है। जैसे राजेश जी, भारत की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार में बताया जाता है जिस इंसान के बुनियादी असूल गलत हों वो कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता है। पाकिस्तान की जो बुनियाद थी वही भारत विरोधी, हिंदू विरोधी, तो जब ऐसी गलत बुनियाद पे पाकिस्तान देश बना तो कभी तरक्की कैसे कर सकता? ठीक है सर, मैं फिर आऊंगा आपके पास और डिटेल से कुछ पॉइंट और मैंने आपसे समझने हैं। लेकिन मौसमी सदे में इसी वॉशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान के चुनाव के बाद एक खबर छापी थी कि पाकिस्तान के चुनावों में धांधली हुई है और जबरदस्ती जो है इमरान खान की पार्टी को हराया गया है, खुलकर धांधलेबाजी हुई है। लेकिन यही जहरा बलोच थी जब उस रिपोर्ट को नकार रही थी। लेकिन आज अब रॉक को लेकर एक वॉशिंगटन पोस्ट खबर छापता है तो उसको वो दिल से लगा लेती हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? दोगलापन कैसे हो सकता है? दोगलापंती है और ये बोलते हैं ना, किसी को देख के हम भी उछल गए। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक न्यूज क्या छापी, फिर उसके बाद यूके ने भी, नॉट ओनली वॉशिंगटन पोस्ट, उसके बाद यूके में भी ये हुआ है। उसके बाद उनको देख के पाकिस्तान भी उछल गया कि पाकिस्तान शी स्टार्टेड क्लेमिंग दैट हाँ इंडिया के रॉ इन्वॉल्व है। बट ना वॉशिंगटन पोस्ट ने जो न्यूज फैलाया उसका कोई प्रूफ निकला है, ना यूके में प्रूफ। अभी भी जैसे सर ने कहा है कुछ है भारत प्रेमी है कर रहे होंगे, बट एक्चुअली देखा जाए तो देयर इज नो प्रूफ। क्या प्रमाण दे पाए, क्या प्रूफ दे पाए, क्या कोई एविडेंस है कि इंडिया के रॉ एजेंट्स या कोई इंडियंस जाके या भारतीय जाके उनके टेररिस्ट को मार रहे हैं? आज तक कोई प्रूफ ही नहीं दे पाया। तो ये सब जो बातें हैं वो हवा में बोलने वाली बातें हैं। वो एक्चुअली अपने आप को बोलते हैं ना लाइमलाइट में ला रहे हैं। देखा जाए तो डर किस बात की? फिर मतलब आपका जो देश है, आप टेररिस्ट पाल रहे हो, तो ये भी आप डर इसीलिए रहे हो बिकॉज यू आर टेमिंग टेररिस्ट, इसलिए आपको डर है। अगर आप टेररिस्ट पालते नहीं तो आपको डर भी नहीं होना चाहिए था। सो इट इज ऑल
लाइक हवा में बात करने वाली बात है। उनके अंदर ही बहुत सारे टेररिस्ट, पाकिस्तान इज नॉट फ्री फ्रॉम टेररिज्म, उनके अंदर ही इतने सारे गड़बड़ चल रहे हैं, उनके अंदर ही इतने बैटल चल रहे हैं। वो अभी पाकिस्तान को कोई मतलब गिनती में लेते ही नहीं है, हम तो लेते ही नहीं है पाकिस्तान को गिनती में। सो ये जैसे वॉशिंगटन पोस्ट ने डिक्लेयर किया, उसके बाद यूके में, तो वो हवा में बातें चल रही है। बट एक्चुअली देखा जाए तो ऑफिशियली देयर इज नो प्रूफ that any of our raw agents or any of our people have done such, committed such such steps or ऐसा कभी प्रूफ, अभी कोई प्रूफ नहीं कर पाया। सो जब तक प्रूफ नहीं होता तब तक कोई भी मानेंगे नहीं, ना मान सकते हैं। जी कर्नल सोडी सर, मैं और थोड़ा सा डीप जाना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त जो डुरन लाइन के आसपास हालात बने हैं, जिस प्रकार से तहरीके तालिबान पाकिस्तान अटैक कर रहा है, तालिबान अटैक कर रहा है, बलूच लिबरेशन आर्मी अटैक कर रही है, हम देख रहे हैं आईएसआई के चीफ जाके तजाकिस्तान पहुंच जा रहे हैं और तजाकिस्तान के राष्ट्रपति से मदद मांगी जा रही है। क्या कुछ इस वक्त चल रहा है पाक अफगान सीमा पर, क्या कुछ हो रहा है सर, क्या कुछ होने जा रहा है? देखिए राजेश जी, पाकिस्तान चाहता तो है कि अफगानिस्तान पे एक बड़ा हमला करे, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ये भी जानता है कि तालिबान के जो लड़ाके हैं वो इतने खूंखार हैं कि उन्होंने किसी भी महाशक्ति तक को अफगानिस्तान में नहीं रहने दिया। जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि अफगानिस्तान इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, यानी कि साम्राज्यों का अफगानिस्तान कब्रिस्तान है। तो वहां पे जब महाशक्तियां अमेरिका रूस जैसे नहीं टिक पाई, तो पाकिस्तान कहाँ का देश है कि वहां पे वो टिक पाएगा। और यही कारण है कि तहरीके तालिबान, जिसे तालिबान सरकार का पूरा समर्थन है, उसने लगातार पाकिस्तान में आतंक मचाया हुआ है। पाकिस्तान ने अभी हाल में 24 दिसंबर पिछले साल एक एयर स्ट्राइक की अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन 4 दिन बाद अफगानिस्तान के तालिबानियों ने भी उसका एक मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान में हमला करके, जिसमें 16 पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मी मारे गए। तो पाकिस्तान अपनी सेना को मोबिलाइज तो कर रहा है, उसने 2 डिवीजन मूव की हैं खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन ये फुल फ्लेजेड लड़ाई करने के पाकिस्तान हिम्मत में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अंदर से जानता है कि उसकी सेना में वो ताकत नहीं है जो तालिबान के लड़ाकुओं में। जी चलिए, शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, समय का थोड़ा सा अभाव है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल जयेश सोडी सर, बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी सचदेव मैम, आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। तो डिफेंस स्पेशल में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।